10.1 परिचय। यूनिट 9 में हमने सामाजिक शोध में तुलनात्मक पद्धति के महत्व पर चर्चा की। अब यूनिट 10 में हम समकालीन सामाजिक शोध में नारीवादी पद्धति की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाएंगे। नारीवादी पद्धति हमें सामाजिक दुनिया को लिंग के लेंस के माध्यम से देखने में मदद करती है और यह अन्य सामाजिक पदानुक्रमों और रूपों के साथ कैसे जुड़ती है। ऐतिहासिक रूप से शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने अक्सर महिलाओं के कार्यों को अनदेखा किया, जिससे समाजशास्त्र में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। मार्क्स, दुर्खीम और वेबर ने महिलाओं और परिवार के बारे में कभी-कभार ही टिप्पणी की। यह उपेक्षा ही है कि नारीवादी समाजशास्त्र के उद्भव ने समाजशास्त्रियों की एक नई पीढ़ी को उत्साहित और प्रेरित किया है। यूनिट 10 सबसे पहले नारीवादी समाजशास्त्र को वैचारिक रूप से स्थापित करेगी, फिर इसके ऐतिहासिक संदर्भ को कवर करेगी। यूनिट 1970 के दशक से नारीवादी दृष्टिकोण के विकास में 3 चरणों की पहचान करती है और नारीवादी पद्धति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। यह नारीवादी शोध के लिए मारिया मिएस के दिशानिर्देशों का भी संदर्भ देती है। 10.2 सामान्य ज्ञान के साथ संबंध, वैचारिक स्थान की जांच करना। सभी सिद्धांतों और विधियों में अंतर्निहित मान्यताओं को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। ज्ञान का समाजशास्त्र मानता है कि सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों की तरह ज्ञान भी सामाजिक रूप से निर्मित होता है और इसका सामाजिक वर्गों, जातियों, समूहों और समुदायों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। जबकि सीमांत और स्पष्ट रूप से राजनीतिक ज्ञान प्रणालियों में मान्यताओं को देखना आसान है, लेकिन प्रमुख दृष्टिकोणों के साथ यह कठिन है। केवल उत्तर औपनिवेशिक लेखन के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि शास्त्रीय तुलनात्मक दृष्टिकोण प्राच्यवाद या पश्चिम केंद्रित दृष्टिकोण से चिह्नित थे। प्रतीत होता है कि तटस्थ तुलनात्मक पद्धति के विपरीत नारीवादी पद्धति को स्पष्ट रूप से राजनीतिक माना जाता है। मार्क्सवादी, दलित या अश्वेत दृष्टिकोणों के विचारों के समान अकादमिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों के बीच एक झूठा लेकिन लगातार विभाजन मौजूद है। हालांकि नारीवादी पद्धति को अक्सर पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों के कारण तुच्छीकरण से लेकर राक्षसीकरण तक तीव्र शत्रुता का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां किसी भी समाज की सामान्य समझ का खंडन करती हैं, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक पितृसत्तात्मक सामान्य समझ और प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण दोनों शामिल हैं। बॉक्स 10.1 पारंपरिक और आधुनिक पितृसत्तात्मक सामान्य ज्ञान के उदाहरण। एक पारंपरिक पितृसत्तात्मक मान्यता यह है कि महिलाएं मतलबी और तुच्छ होती हैं। घरे बैरे में टैगोर का जवाब था कि महिलाएं अपनी परिस्थितियों के अनुसार आकार लेती हैं, जैसे चीनी महिलाओं के बंधे हुए पैर। एक आधुनिक पितृसत्तात्मक मान्यता यह है कि महिलाओं को बेहतर गृहिणी बनने के लिए शिक्षित होना चाहिए। भारतीय वैवाहिक स्तंभ अक्सर आधुनिक लेकिन पारंपरिक दुल्हनों की मांग करते हैं, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के लिए चुनिंदा गुणों को जोड़ती हैं। बॉक्स 10.1 में दिए गए उदाहरण सामान्य ज्ञान की मान्यताओं को दर्शाते हुए नारीवादी पद्धति को समझने में हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षित महिलाओं की संख्या में वृद्धि के कारण तलाक की दर बढ़ रही है, जैसा कथन विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त करता है। कुछ लोग बिना शर्त सहमत होते हैं, शिक्षित महिलाओं को घर तोड़ने के लिए दोषी ठहराते हैं। अन्य लोग इस निहित सुझाव से असहज हैं कि महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग एक पद्धतिगत सुधार का सुझाव देते हैं। तलाक की दर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शिक्षित पुरुष अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं है, या तलाक की दर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अधिक महिलाएं खराब विवाह को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये दृष्टांत रोजमर्रा के सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्रीय सूत्रों के साथ इसके अभिसरण के बीच संबंध को दर्शाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि टैलकॉट पार्सन्स के परिवार के मॉडल में माना गया कि महिलाएं अभिव्यंजक भूमिकाएं निभाती हैं और पुरुष वाद्य भूमिकाएं निभाते हैं। यह न केवल अनुभवजन्य वास्तविकता को दर्शाता है, बल्कि मौजूदा मानदंडों की गैर आलोचनात्मक स्वीकृति को भी दर्शाता है। पारंपरिक और आधुनिक पितृसत्तात्मक मानदंड प्रमुख सैद्धांतिक सूत्रों में अंतर्निहित हैं, जो स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, यह विश्वास की शरीर रचना भाग्य है और यह तर्क कि श्रम का विभाजन जैविक रूप से आधारित है, स्पष्ट प्रतीत होता है। बॉक्स 10.2 शरीर रचना भाग्य है के उदाहरण। 1980 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सामाजिक सेवा सचिव पैट्रिक जेनकिन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि माताओं को पिताओं के समान काम करने का अधिकार नहीं है
उन्होंने जैविक अंतर का हवाला दिया। एडम स्मिथ ने महिलाओं के वेतन और रोजगार की स्थितियों पर भी चर्चा की। उनका मानना था कि पुरुषों को परिवार चलाने के लिए पर्याप्त कमाई करनी चाहिए और महिलाओं की तर्कसंगत आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता पर संदेह था। एक और आम उदाहरण दिखाता है कि नारीवादी दृष्टिकोण गहरी जड़ें जमाए हुए ढांचों को कैसे चुनौती देता है। कुछ लोगों को लगता है कि महिलाएं शादी के बाद अपना उपनाम बदलने को लेकर हंगामा करती हैं। लेकिन अगर यह मामूली बात है, तो जब वे इसे नहीं बदलती हैं तो इतना हंगामा क्यों? पुरुष शादी के बाद अपना उपनाम क्यों नहीं बदलते? यह अंक हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उजागर करने के बारे में है कि कैसे सामान्य रीति रिवाज गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्ता पर टिके हुए हैं। उपनाम बदलने से वंश, परिवार, संबद्धता और पहचान में बदलाव होता है और यह वफादारी को दर्शाता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण के विपरीत, नारीवादी दृष्टिकोण तीखी आलोचना और भावुक प्रतिक्रियाओं को भड़काता है। आइए इस मुद्दे पर हमारी प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के लिए चिंतन और कार्रवाई 10.1 को पूरा करें। चिंतन और कार्रवाई 10.1। अगर कोई महिला शादी के बाद अपना उपनाम नहीं बदलती है तो कोई नुकसान नहीं, पर बहस। परिचय। शादी के बाद एक महिला को अपना उपनाम बदलना चाहिए या नहीं, यह विषय कई वर्षों से बहस का विषय रहा है। यह बहस सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में निहित है और अक्सर पहचान, परंपरा और लैंगिक समानता के मुद्दों से जुड़ी होती है। निम्नलिखित नोट हमारे अध्ययन केंद्र में। अगर कोई महिला शादी के बाद अपना उपनाम नहीं बदलती है तो कोई नुकसान नहीं, विषय पर आयोजित एक बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए विविध दृष्टिकोणों को समाहित करता है। विभिन्न वक्ताओं ने इस प्रथा के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए, जो इस मुद्दे की जटिल प्रकृति को दर्शाते हैं। उपनाम न बदलने के पक्ष में तर्क। पहचान का संरक्षण। महिलाओं द्वारा अपने पहले नाम को बनाए रखने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्कों में से एक उनकी व्यक्तिगत पहचान का संरक्षण है। कई वक्ताओं ने तर्क दिया कि उपनाम किसी की पहचान का एक अभिन्न अंग है और इसे बदलना खुद के एक हिस्से को मिटाने जैसा महसूस हो सकता है। यह पेशेवर क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां एक महिला ने अपने पहले नाम के साथ अपनी प्रतिष्ठा और पहचान स्थापित की हो। लैंगिक समानता। उठाया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा लैंगिक समानता का मुद्दा था। महिलाओं द्वारा अपना उपनाम बदलने की परंपरा अक्सर पितृसत्तात्मक मानदंडों में निहित होती है, जहां महिलाओं को अपने पिता की संरक्षकता से अपने पतियों को हस्तांतरित होते हुए देखा जाता है। अपने पहले नाम को बनाए रखना इन पुराने लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने और खत्म करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताएं। कुछ वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी संस्कृतियां विवाह के बाद उपनाम बदलने की प्रथा का पालन नहीं करती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में, विशेष रूप से कुछ एशियाई और लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों में, महिलाओं के लिए अपने पहले नाम को बनाए रखना आम बात है। यह दृष्टिकोण इस विचार को रेखांकित करता है कि उपनाम परिवर्तन एक सार्वभौमिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक विकल्प है। व्यावहारिक विचार। पहले नाम को बनाए रखने के व्यावहारिक कारण भी हैं। उदाहरण के लिए, दस्तावेज, पासपोर्ट, बैंक खाते और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड बदलना एक बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। पहला नाम बरकरार रखने से नौकरशाही की इन परेशानियों से बचा जा सकता है। पेशेवर निरंतरता। कई पेशेवर महिलाएं अपने करियर में निरंतरता बनाए रखने के लिए अपना पहला नाम रखना पसंद करती हैं। यह शिक्षा, कानून और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां नाम पहचान पेशेवर उन्नति और प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उपनाम न बदलने के खिलाफ तर्क। पारिवारिक एकता और सामंजस्य। महिलाओं द्वारा अपना पहला नाम बरकरार रखने के खिलाफ प्राथमिक तर्कों में से एक पारिवारिक एकता और सामंजस्य की धारणा है। कुछ वक्ताओं ने तर्क दिया कि एक समान पारिवारिक नाम रखना एकता और एकजुटता का प्रतीक हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें अपने माता-पिता दोनों के समान उपनाम रखना आसान लगता है। परंपरा और सांस्कृतिक अपेक्षाएं। परंपरा और सांस्कृतिक अपेक्षाओं का भार एक और महत्वपूर्ण बिंदु था। कई संस्कृतियों में, एक महिला के लिए अपने पति का उपनाम अपने वैवाहिक मिलन के प्रतीक के रूप में लेना प्रथागत है। कुछ लोगों के लिए, इस परंपरा का पालन करना सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मानदंडों का सम्मान करने का एक तरीका है। सामाजिक मान्यता। उपनाम बदलने से सामाजिक मान्यता और स्वीकृति भी मिल सकती है।
कुछ समाजों में अपना पहला नाम रखने वाली महिला को अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में सवालों या धारणाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो असहज या कलंकित करने वाला हो सकता है। प्रतिबद्धता का प्रतीक, पति का उपनाम लेना अक्सर प्रतिबद्धता और एक नए परिवार की शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुछ लोगों के लिए यह परिवर्तन दो जीवन के विलय और एक नई पारिवारिक पहचान के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। कानूनी और प्रशासनिक सरलता, कुछ लोग तर्क देते हैं कि एक समान उपनाम होने से कानूनी और प्रशासनिक मामले सरल हो जाते हैं, जैसे कि संपत्ति का स्वामित्व, कर दाखिल करना और बीमा पॉलिसियां। एक साझा उपनाम कभी-कभी इन प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बना सकता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। इस बहस पर विचार करते हुए मैं खुद को शादी के बाद अपना उपनाम न बदलने के पक्ष में तर्कों के साथ अधिक निकटता से जुड़ता हुआ पाता हूं। व्यक्तिगत पहचान का संरक्षण, लैंगिक समानता की ओर बढ़ना और अनावश्यक नौकरशाही की परेशानियों से बचना मेरे साथ दृढ़ता से जुड़ता है। मेरा मानना है कि निर्णय व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए, सामाजिक दबावों और अपेक्षाओं से मुक्त होना चाहिए। एक महिला को यह तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए कि वह अपना उपनाम बदलना चाहती है या नहीं। यह इस बात पर आधारित होना चाहिए कि उसे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से क्या सही लगता है। 15 दिनों के बाद चिंतन। बहस के 15 दिन बाद मैंने अपने विचारों और प्रस्तुत तर्कों पर फिर से विचार किया। मेरा दृष्टिकोण काफी हद तक अपरिवर्तित है, हालांकि मुझे इस मुद्दे की जटिलता के लिए गहरी सराहना है। पारिवारिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बिंदु, हालांकि मेरी राय को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाते हैं जो शादी के बाद अपना उपनाम बदलना चुनते हैं। निष्कर्ष में, इस बहस ने विवाह के बाद उपनाम बदलने या उसे बनाए रखने के निर्णय की बहुआयामी प्रकृति को उजागर किया। जबकि मेरा मानना है कि महिलाओं को अपना उपनाम बदलने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए, मैं उन विविध कारणों को भी पहचानता हूं और उनका सम्मान करता हूं जिनकी वजह से कुछ लोग ऐसा करना चुन सकते हैं। अंततः यह निर्णय व्यक्तिगत होना चाहिए, सामाजिक दबाव से मुक्त होना चाहिए और व्यक्तिगत मूल्यों और परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। 10.3 ऐतिहासिक संदर्भ। 19वीं सदी में तुलनात्मक पद्धति अकादमिक परिवेश में उभरी। हालांकि आधुनिक मानवविज्ञानी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उपनिवेशवाद, जिसने अन्य संस्कृतियों के अध्ययन की अनुमति दी, ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। यह पश्चिमी शक्ति और विद्वत्ता के निर्विवाद प्रभुत्व के कारण था। हाल ही में मूल आबादी ने अपने दृष्टिकोणों को आवाज देना शुरू किया है। राजनीतिक संदर्भ को भी अनदेखा किया गया क्योंकि इस पद्धति ने मूल्य तटस्थता पर जोर दिया और पूर्वाग्रह से बचने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके विपरीत, नारीवादी दृष्टिकोण अपने राजनीतिक संदर्भ को खुले तौर पर स्वीकार करता है और लिंग समानता के प्रति प्रतिबद्धता सहित अपनी मूल्य प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बताता है। नारीवादी आंदोलन का पहला चरण पश्चिम में मताधिकार आंदोलन और उपनिवेशित देशों में राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। हालांकि 1970 के दशक में नारीवादी आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान सामाजिक विज्ञानों की नारीवादी दृष्टिकोण से व्यवस्थित रूप से जांच की जाने लगी। तुलनात्मक पद्धति के विपरीत, नारीवादी पद्धति नारीवादी आंदोलन से गहराई से जुड़ी हुई है। यह संबंध इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हर नारीवादी विद्वान कार्य करता है या नहीं, इसके बजाय नारीवादी ज्ञान एक कट्टरपंथी आंदोलन से उभरा जिसने सामाजिक व्यवस्था को स्वाभाविक और दैवीय रूप से निर्धारित मानने पर सवाल उठाया। हमने उपनाम बदलने या न बदलने के महत्वपूर्ण प्रभाव पर चर्चा की है। नारीवादी आंदोलन के बारे में कम ज्ञात तथ्यों के बारे में बॉक्स 10.3 देखें। बॉक्स 10.3 क्या आप जानते हैं? पश्चिम में मताधिकार आंदोलन एक लंबा संघर्ष था। विभिन्न नारीवादी आंदोलनों के बावजूद महिलाओं के लिए औपचारिक समानता हासिल करने में लंबा समय लगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में महिलाओं को कानूनी या उदार सैद्धांतिक रूप से व्यक्तियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। पुरुषों के पास अपने परिवारों पर औपचारिक शक्ति थी और महिलाओं को ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर रखा गया था। जॉन स्टुअर्ट मिल, हैरियट टेलर और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और सुसान बी एंथोनी जैसी शुरुआती अमेरिकी नारीवादियों ने तर्क दिया कि महिलाओं की समानता के लिए मतदान के अधिकार सहित पूर्ण नागरिकता की आवश्यकता होती है। 1865 के बाद, जब मिल अंग्रेजी संसद में थे,
उन्होंने महिलाओं के मताधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और उन कानूनों में संशोधन करने का काम किया जो पतियों को अपनी पत्नियों के पैसे और संपत्ति पर नियंत्रण देते थे। 1980 के दशक तक यह स्पष्ट हो गया कि नारीवादी वैज्ञानिक क्रांति थॉमस कुहन द्वारा अध्ययन की गई क्रांतियों के समान प्रतिरोध का सामना करेगी। जैसा कि कुहन ने उल्लेख किया, वैज्ञानिक अनुशासन कुछ विचारों को स्वाभाविक और अन्य को लगभग अकल्पनीय बनाकर विचार को अनुशासित करते हैं। विज्ञान के अभ्यास में इन विषयों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है और कुछ विचारों के प्रति विद्वान समुदाय की प्रतिबद्धता नए सिद्धांतों में बाधा डाल सकती है, भले ही वे लंबे समय में उपयोगी हों। समाजशास्त्र के लिए नारीवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं पर अगले खंड में इस पर आगे चर्चा की जाएगी। कृष्णराज ने जोर दिया कि नारीवादी शोध को केवल परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए नहीं, बल्कि आधारभूत अवधारणाओं के माध्यम से बेहतर समझ विकसित करने के लिए सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। अब हम नारीवादी दृष्टिकोण के विकास के चरणों और नारीवादी पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का पता लगाएंगे। इस महत्वपूर्ण अनुभाग पर जाने से पहले नारीवादी पद्धति को अपनाने में शामिल सोच को पूरी तरह से समझने के लिए चिंतन और कार्रवाई 10.2 अभ्यास को पूरा करें। चिंतन और कार्रवाई 10.2 महिला द्वारा अपना पहला उपनाम बनाए रखने के निहितार्थ। महिला द्वारा अपना पहला उपनाम बनाए रखने के निर्णय के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ होते हैं। यह विकल्प पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देता है और अधिक लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर बदलाव को दर्शाता है। व्यक्तिगत पहचान और स्वायत्तता। अपना पहला उपनाम बनाए रखने से महिला को अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखने की अनुमति मिलती है, जिसे वह जन्म से लेकर अब तक लेकर आई है। यह विकल्प स्वायत्तता और व्यक्तित्व के दावे को दर्शाता है। यह इस धारणा को खारिज करता है कि विवाह के लिए व्यक्तिगत पहचान में बदलाव की आवश्यकता होती है। कई महिलाओं के लिए उनका उपनाम उनकी आत्मपहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बदलना खुद के एक हिस्से को मिटाने जैसा महसूस हो सकता है। पेशेवर पहचान और मान्यता। पेशेवर सेटिंग में पहला उपनाम बनाए रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। कई महिलाएं अपने करियर, पेशेवर प्रतिष्ठा और नेटवर्क को अपने पहले नाम के तहत बनाती हैं। अपना उपनाम बदलने से पेशेवर निरंतरता और मान्यता बाधित हो सकती है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां नाम पहचान किसी की व्यावसायिक सफलता से जुड़ी होती है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा और कला। लैंगिक समानता। विवाह के बाद महिलाओं द्वारा अपना उपनाम बदलने की परंपरा पितृसत्तात्मक प्रथाओं में निहित है, जहां महिलाओं को उनके पतियों की संपत्ति माना जाता था। अपने पहले उपनाम को बनाए रखकर महिलाएं इस पितृसत्तात्मक मानदंड को चुनौती देती हैं और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं। यह इस विश्वास को रेखांकित करता है कि विवाह समान व्यक्तियों के बीच एक साझेदारी है, न कि महिला की पहचान को पुरुष की पहचान में समाहित करना। कानूनी और नौकरशाही संबंधी विचार। पहले उपनाम को बनाए रखना कानूनी और नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है। उपनाम बदलने में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड और बैंक खातों सहित कई दस्तावेजों को अपडेट करना शामिल है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल हो सकती है। अपना पहला उपनाम बनाए रखकर एक महिला इन तार्किक चुनौतियों से बच सकती है। स्कूल एडमिशन फॉर्म में अभिभावक के रूप में मां का नाम इस्तेमाल करना। स्कूल एडमिशन फॉर्म में अभिभावक के रूप में मां का नाम शामिल करने से लैंगिक भूमिकाओं, सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मातृ अधिकार की मान्यता। मां को अभिभावक के रूप में सूचीबद्ध करना बच्चे के जीवन में उसकी भूमिका और अधिकार को स्वीकार करता है। यह इस वास्तविकता को दर्शाता है कि कई परिवारों में माताएं अक्सर देखभाल और निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। यह मान्यता माता-पिता की जिम्मेदारियों के बारे में अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकती है और पैतृक अधिकार के प्रति पारंपरिक पूर्वाग्रह को चुनौती दे सकती है। लैंगिक समानता और समावेशिता। स्कूल फॉर्म में अभिभावक के रूप में मां का नाम शामिल करने से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। यह इस विचार को सामान्य बनाने में मदद करता है कि माता-पिता दोनों की अपने बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए समान जिम्मेदारी और अधिकार है। यह विशेष रूप से एकल माता-पिता वाले घरों, मिश्रित परिवारों या ऐसी स्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकता है जहां मां प्राथमिक देखभालकर्ता होती है। सामाजिक और कानूनी निहितार्थ।
कई समाजों में पिता को पारंपरिक रूप से प्राथमिक अभिभावक के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। इस मानदंड को बदलने से व्यापक सामाजिक और कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं, जिससे संस्थाओं को अधिक समावेशी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह माता-पिता के रूप में अपने कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों को लागू करने में महिलाओं का भी समर्थन कर सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण। यह प्रथा महिलाओं को पुरुषों के बराबर उनके योगदान और जिम्मेदारियों को स्वीकार करके सशक्त बनाती है। यह सामाजिक धारणाओं को बदलने और माता-पिता की भूमिकाओं के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। परिवार में प्राकृतिक पुरुष प्रभुत्व। यह धारणा कि परिवार में पुरुष प्रभुत्व प्राकृतिक है, एक गहरी सामाजिक मान्यता है जिसकी आलोचनात्मक जांच की आवश्यकता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। परिवारों में पुरुष प्रभुत्व को अक्सर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उचित ठहराया जाता है, जहां पितृसत्तात्मक संरचनाएं आदर्श रही हैं। हालांकि ये संरचनाएं प्राकृतिक कानूनों के बजाय सामाजिक निर्माण हैं। कई समाजों में अतीत और वर्तमान दोनों में मातृसत्तात्मक या समतावादी पारिवारिक संरचनाएं हैं या थीं। जैविक बनाम सामाजिक निर्माण। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि जैविक अंतर पुरुष प्रभुत्व को उचित ठहराते हैं, लिंग भूमिकाओं की समकालीन समझ यह मानती है कि ये अंतर असमान सामाजिक भूमिकाओं के बराबर नहीं है। लिंग भूमिकाएं काफी हद तक सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं और विभिन्न संस्कृतियों और ऐतिहासिक अवधियों में काफी भिन्न होती हैं। पारिवारिक गतिशीलता पर प्रभाव। पुरुष प्रभुत्व शक्ति असंतुलन पैदा करके और लिंग रूढ़ियों को मजबूत करके परिवार की गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह सभी परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की क्षमता और आकांक्षाओं को सीमित कर सकता है, जो खुद को कमतर और शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं। समतावादी परिवारों की ओर। समतावादी पारिवारिक संरचनाओं को बढ़ावा देने से स्वस्थ, अधिक सहायक वातावरण बन सकता है, जहां सभी सदस्य फल फूल सकते हैं। साझा निर्णय लेने और जिम्मेदारियां आपसी सम्मान और मजबूत पारिवारिक बंधन को बढ़ावा दे सकती हैं। लिंग संवेदनशील भाषा लिखना। समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने में लिंग संवेदनशील भाषा का उपयोग महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसी भाषा से बचना शामिल है जो किसी भी लिंग के बारे में भेदभाव करती है या रूढ़िवादिता को मजबूत करती है। सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना। भाषा समाज के साथ विकसित होती है। जैसे जैसे हम अधिक लिंग समानता की ओर बढ़ते हैं, हमारी भाषा को इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। लिंग संवेदनशील भाषा समाज में मौजूद जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को चुनौती देने और बदलने में मदद करती है। समावेशीपन और सम्मान। लिंग संवेदनशील भाषा का उपयोग करना सम्मान और समावेशिता का संकेत है। यह सभी व्यक्तियों की पहचान और अनुभवों को स्वीकार करता है और उनका सम्मान करता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों सेटिंग्स में अधिक समावेशी और सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा दे सकता है। धारणा और व्यवहार पर प्रभाव। भाषा हमारी धारणाओं और व्यवहारों को आकार देती है। लिंग संवेदनशील भाषा का उपयोग करके हम सभी लिंगों के प्रति अधिक न्यायसंगत और सम्मानजनक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। यह लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को कम करने में योगदान दे सकता है। लिंग संवेदनशील भाषा के उदाहरण। सामान्य मर्दाना सर्वनामों से बचना। जब लिंग अज्ञात या अप्रासंगिक हो तो वह या वह के बजाय वे का उपयोग करें। नौकरी के शीर्षक और विवरण। फायरमैन के बजाय फायर फाइटर या चेयरमैन के बजाय चेयरपर्सन जैसे लिंगतस्थ नौकरी के शीर्षकों का उपयोग करें। लिंग रूढ़िवादिता से बचना। ऐसी भाषा का उपयोग करें जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा न दे, जैसे कि यह मान लेना कि नर्स महिला है या इंजीनियर पुरुष है। लिंग संवेदनशील भाषा लिखने की आवश्यकता। लिंग संवेदनशील भाषा लिखना कई कारणों से आवश्यक है। समानता को बढ़ावा देना। भाषा सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देने में एक शक्तिशाली उपकरण है। लिंग संवेदनशील भाषा का उपयोग भेदभावपूर्ण मानदंडों और प्रथाओं को चुनौती देकर और बदलकर लिंग समानता को बढ़ावा देता है। समावेशी वातावरण बनाना। लिंग संवेदनशील भाषा समावेशी वातावरण बनाने में मदद करती है, जहां हर कोई मूल्यवान और सम्मानित महसूस करता है। यह शिक्षा,
कार्यस्थलों और सार्वजनिक चर्चा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। कानूनी और नीतिगत निहितार्थ। कई देशों और संगठनों ने लिंग संवेदनशील भाषा को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाया है। इन दिशानिर्देशों का पालन करना न केवल सम्मान का विषय है, बल्कि कानूनी और नीतिगत मानकों के अनुपालन का भी मामला है। आधुनिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करना। जैसे जैसे समाज लिंग विविधता और समानता की अधिक मान्यता की ओर बढ़ता है, हमारी भाषा को इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। लिंग संवेदनशील भाषा हमारे संचार को समकालीन समझ और सभी लिंगों के सम्मान के साथ संरेखित करने का एक तरीका है। व्यक्तियों को सशक्त बनाना। समावेशी और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करके हम व्यक्तियों को भेदभाव या हाशिए पर डाले जाने के डर के बिना अपनी पहचान और अनुभव व्यक्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसका उनके आत्मसम्मान और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्ष। एक महिला द्वारा अपना पहला उपनाम बनाए रखने, स्कूल के फॉर्म में अभिभावक के रूप में मां का नाम शामिल करने, परिवारों में पुरुष वर्चस्व की आलोचना और लिंग संवेदनशील भाषा के महत्व के निहितार्थ सभी एक ऐसे समाज की ओर इशारा करते हैं जो अधिक समानता और समावेशिता के लिए प्रयास कर रहा है। ये प्रथाएं पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देती हैं, सम्मान और समानता को बढ़ावा देती हैं और लैंगिक भूमिकाओं की अधिक प्रगतिशील और समावेशी समझ को दर्शाती हैं। इन परिवर्तनों को अपनाने से अधिक सशक्त व्यक्ति और अधिक स्वस्थ, अधिक समतापूर्ण समाज बन सकते हैं। 10.4 नारीवादी पद्धति की विशेषताएं। तुलनात्मक पद्धति के समान नारीवादी पद्धतियों में भी समान विशेषताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। नारीवादी पद्धति को समझने के लिए हम समाजशास्त्र में इसके विकास के चरणों को देखकर शुरू कर सकते हैं और फिर सामान्य पद्धतिगत विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं। समाजशास्त्र के लिए नारीवादी दृष्टिकोण के विकास में चरण। समाजशास्त्र के लिए नारीवादी दृष्टिकोण के विकास को ट्रैक करने का एक उपयोगी तरीका लिंग मुद्दों के अध्ययन में 1970 से 3 चरणों की पहचान करना है। पहला चरण, प्रारंभिक ध्यान लिंग अंतर पर था और क्या ये अंतर व्यक्तियों के जैविक गुणों पर आधारित थे। दूसरा चरण, ध्यान व्यक्तिगत स्तर की सेक्स भूमिकाओं और समाजीकरण पर स्थानांतरित हो गया, जिसमें लिंग को विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थाओं के उत्पाद के रूप में दिखाया गया, हालांकि इसे अभी भी एक व्यक्तिगत विशेषता के रूप में देखा जाता है। तीसरा चरण, इस चरण की पहचान लिंग को सभी सामाजिक प्रणालियों में एक केंद्रीय आयोजन सिद्धांत के रूप में पहचानना है, जिसमें काम, राजनीति, रोजमर्रा की बातचीत, परिवार, आर्थिक विकास, कानून और शिक्षा शामिल हैं। यह चरण स्वीकार करता है कि लिंग को जाति और वर्ग विशिष्ट तरीकों से अनुभव और व्यवस्थित किया जाता है। कुछ मुख्य विशेषताएं। हालांकि नारीवादी दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण अंतर हैं, फिर भी हम यह रेखांकित कर सकते हैं कि समाजशास्त्र में नारीवादी पद्धति में क्या शामिल है। पारंपरिक समाजशास्त्र से अंतर। पारंपरिक समाजशास्त्र अक्सर लिंग को एक व्यक्तिगत विशेषता और लैंगिक असमानता को बचपन के समाजीकरण के परिणामस्वरूप मानता है। इसके विपरीत, नारीवादी सोच असमानता के संरचनात्मक और अंतःक्रियात्मक आधारों पर प्रकाश डालती है, जैसे श्रम का विभाजन, शक्ति, सामाजिक नियंत्रण, हिंसा और विचारधारा, जो विभिन्न सामाजिक वर्गों और नस्लीय समूहों में पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है। मूल्य पक्षपाती अनुसंधान। नारीवादी पद्धति में एक प्रमुख व्यक्ति मारिया मीस ने सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं के संघर्षों के प्रति सचेत पूर्वाग्रह के साथ मूल्यमुक्त अनुसंधान को बदलने का तर्क दिया। उन्होंने शोधकर्ताओं और शोध किए गए दोनों के विवेक की आवश्यकता पर जोर दिया। पुरुष केंद्रित शोध डिजाइनों पर सवाल उठाना। नारीवादी समाजशास्त्र पुरुषों के अनुभवों के आधार पर शोध डिजाइनों की आलोचना करता है। नारीवादी सामाजिक वैज्ञानिक इस बात में मौलिक बदलाव की मांग करते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और स्वीकार्य उत्तरों को परिभाषित करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह मान लेना कि घर का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है, यह मान लेना कि महिलाओं द्वारा संचालित घरों की संख्या बहुत अधिक है, खासकर ग्रामीण भारत में। पारंपरिक दृष्टिकोण भी अक्सर काम को घर से बाहर मजदूरी के लिए नियमित रोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनौपचारिक कामों को अनदेखा करते हैं, जैसे कि चूड़ी और खिलौने बनाना, जरदोजी बनाना और शहरी झुग्गियों में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को जोड़ना। इसके अतिरिक्त, घर के काम को अभी भी अक्सर काम के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। बॉक्स 10.4
सामाजिक शोध से महिलाओं की अनदेखी। नारीवादी महिलाओं की अनदेखी करने के लिए शास्त्रीय समाजशास्त्र की आलोचना करते हैं। मार्क्स, वेबर और दुर्खीम जैसे शास्त्रीय समाजशास्त्रियों की भाषा और विश्लेषण पुरुष गतिविधियों और समाज के पुरुष प्रधान हिस्सों पर केंद्रित है। यह 19वीं सदी के यूरोपीय लेखकों के पुरुष केंद्रित विचारों को दर्शाता है। नारीवादी समाजशास्त्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच विभाजन और विभाजन के ठोसकरण का विरोध करता है। समाजशास्त्र में, जब लिंग को मुख्य रूप से परिवार को संगठित करने वाले सिद्धांत के रूप में देखा जाता था, सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों को गलती से लिंगविहीन माना जाता था। लिंगविहीन सार्वजनिक क्षेत्र और लिंगविहीन निजी क्षेत्र का विचार वैचारिक और भ्रामक दोनों है। बॉक्स 10.5 देखें। उदाहरण के लिए, कॉरपोरेट क्षेत्र में अक्सर पुरुष पेशेवरों को इस तर्क के साथ प्राथमिकता दी जाती है कि पुरुष काम के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि महिलाएं विवाह और गर्भावस्था से विचलित होती हैं। उल्लेखनीय रूप से, पुरुष भी विवाह करते हैं और पिता बनते हैं, लेकिन प्रमुख धारणा यह है कि सफाई, खाना बनाना, खरीदारी करना, बच्चों की देखभाल, अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेना और बीमारों की देखभाल जैसे कार्य महिलाओं के पास आते हैं। इस प्रकार, महिलाओं के काम के सार्वजनिक क्षेत्र को तब तक पुनर्गठित नहीं किया जा सकता जब तक कि निजी क्षेत्र को पुनर्गठित नहीं किया जाता। विकासशील देशों में और तेजी से विकसित देशों में अंशकालिक या पूर्णकालिक महिला घरेलू कामगार हैं। श्रीलंका, फिलीपींस और बांग्लादेश सहित अन्य देशों की महिलाएं मध्यम वर्ग के घरों का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं। इससे तीसरे बिंदु, नीचे विस्तार से, की ओर ले जाता है, जो लिंग के वर्ग या जातीयता जैसी अन्य श्रेणियों के साथ प्रतिच्छेदन के बारे में है। बॉक्स 10.5 सार्वजनिक और निजी डोमेन के बीच विभाजन। आधुनिक, शहरी, औद्योगिक समाज के लंबे इतिहास का एक पहलू सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अलगाव का विकास था। पारंपरिक समाजों में ये हमेशा अलग नहीं थे, हालांकि अक्सर लिंग आधारित श्रम विभाजन और पुरुष प्रभुत्व होता था। हालांकि, पूंजीवाद, शहरों और उद्योग के विकास के साथ, पुरुषों और पुरुष गतिविधियों के प्रभुत्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र उभरा। महिलाएं आमतौर पर घर और परिवार के निजी क्षेत्र तक ही सीमित हो गईं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित थी। जबकि महिलाएं अधिक सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल थीं, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए आंदोलन उठे, जैसे कि फैक्ट्री कानून और पारिवारिक वेतन के माध्यम से। नारीवादी समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था में लिंग स्थितियों की विविधता को पहचानता है। अध्ययन के परिष्कृत तरीकों पर टिप्पणी करते हुए कृष्णराज ने लिखा, नारीवादी पद्धति की एक सकारात्मक विशेषता यह है कि यह पूर्व निर्धारित, परिचालित परिकल्पनाओं के बजाय संदर्भों पर ध्यान देती है। नारीवादी समाजशास्त्र उन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो सामाजिक वर्ग, जाति, नस्ल, जातीयता और श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के साथ प्रतिच्छेद करती है। इसलिए लिंग आर्थिक अवसर और राजनीतिक शक्ति में भारी अंतर से भरा हुआ है। बॉक्स 10.6 देखें। लिंग श्रेणियां समरूप नहीं है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, घरेलू कामगार अपने नियोक्ता को सार्वजनिक डोमेन में जाने में सक्षम बनाकर सार्वजनिक और निजी डोमेन के बीच पुल के रूप में कार्य करता है, बाद के सामाजिक रूप से प्रजनन कार्य को संभालकर दोनों डोमेन के बीच की खाई को भरता है। हालांकि घरेलू सेवा व्यवसायों के पदानुक्रम में कम है, लेकिन दुनिया भर में इसकी आसान उपलब्धता ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को विशेष कौशल, प्रशिक्षण या शिक्षा के साथ या बिना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर दूर के स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर किया है। नारीवादी शोध महिलाओं के विविध अनुभवों और प्रथाओं को उनकी जाति, उम्र, जातीय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में जोर देने का प्रयास करता है। यह जानबूझकर बहिष्कृत करने के बजाय अधिक शामिल करता है। वर्ग, स्थिति और सम्मान जैसी समाजशास्त्रीय अवधारणाएं समाज में महिलाओं के स्थान की जांच करने में मदद करती हैं। 10.6 पुरुष महिला असमानताएं। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने आम तौर पर मतभेदों और असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया। मार्क्स इस मामले में स्पष्ट थे, लेकिन दुर्खीम और वेबर ने अंतर और असमानता की जांच करने के विभिन्न तरीके विकसित किए। श्रम विभाजन, शोषण, शक्ति, वर्चस्व और अधिकार जैसे मुद्दे अंतर और असमानता पर जोर देते हैं। फिर भी, पुरुष महिला असमानताएं या नस्लीय और जातीय असमानताएं शास्त्रीय समाजशास्त्र का बहुत कम हिस्सा हैं।
नारीवादियों ने पितृसत्ता को असमानता की एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में पहचाना है, लेकिन शास्त्रीय समाजशास्त्र में इसका केवल सीमित विश्लेषण था। मार्क्स और एंगेल्स के पास संपत्ति और आर्थिक विचारों से प्राप्त पुरुष महिला असमानता का एक मॉडल था। वेबर ने पितृसत्ता का विश्लेषण किया, लेकिन पुरुष महिला असमानताएं उनकी प्राथमिक चिंता नहीं थीं। यह विश्वास कि महिलाएं केवल विवाह या परिवारों के साथ ही आगे बढ़ती हैं, पितृसत्तात्मक मान्यताओं पर आधारित है कि महिलाएं मुख्य रूप से गृहिणी होती हैं, स्वतंत्र श्रमिक नहीं, और इस प्रकार केवल पुरुष कमाने वाले सदस्यों के साथ ही प्रवास करती हैं। तथ्य इसके विपरीत संकेत देते हैं। प्रवास के पैमाने के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों की संख्या वयस्क पुरुषों से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का अनुमान है कि दुनिया भर में 150 मिलियन प्रवासियों में से 36 से 42 मिलियन प्रवासी श्रमिक हैं और 44 से 55 मिलियन परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा महिला प्रधान प्रवासी परिवारों में पुरुष प्रधान परिवारों की तुलना में वयस्क पुरुष परिवार के सदस्यों के साथ होने की संभावना कम होती है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (UNHCR) के अनुसार 6.1 मिलियन शरणार्थियों में से 51% महिलाएं हैं जिनके लिए लिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध है। 10.5 नारीवादी पद्धतियां प्रतिवर्ती रुख अपनाती हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में हम जो बदलाव चाहते हैं उसमें हमारी सोच को बदलना भी शामिल है। यह जानना मददगार है कि नारीवादी सामाजिक विज्ञान और विद्वत्ता का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के वास्तविक अनुभवों और भाषा पर ध्यान केंद्रित करना है। पिछले 10 वर्षों में नारीवादी शोधकर्ताओं ने महिलाओं की आवाज सुनने के महत्व पर अधिक जोर दिया है। मालविका कार्लेकर 2004 387 लिखती हैं, मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है क्योंकि आज महिलाएं अपने जीवन को साझा करने, बोलने और पुनर्विचार करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। फील्ड में लौटने से पहले मेरे पास आपसी साझा करने और विश्वास के कई क्षण थे, जिसने मुझे आश्वस्त किया कि एक संदर्भ बनाना और फिर से बनाना संभव है। एक फील्ड वर्कर अपने सहित कई लोगों के जीवन की कहानी बताता है। जब वे आवाजें उससे गहरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ बात करती हैं, तो वह अपनी भूमिका और व्याख्या और समझ की चुनौतियों के बारे में बहुत सारे सवालों को दबाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। 20 साल पहले मैं उस ईमानदारी और उत्तरों की खोज के कारण खतरे में, पीड़ा में और अपर्याप्त महसूस करती थी। आज मुझे उत्तरदाताओं की अपेक्षाओं को पूरा करना आसान लगता है, न केवल अपने भीतर बल्कि इसलिए भी क्योंकि चाइल्ड केयर, रोजगार, घरेलू झगड़ों को हल करने आदि के लिए समर्थन बढ़ा है और अधिक स्वीकार्य हो गया है। कम से कम मैं पत्नी के साथ दुर्व्यवहार की लंबे समय से चली आ रही समस्या के कुछ समाधान की दिशा में काम करने की कोशिश कर सकती हूं। वाल्मीकि के साथ मेरे पास इसके बारे में पूछने का साहस भी नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि यह उनकी निजता का उल्लंघन करेगा और क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे अपनाया जाए। समाजशास्त्र को अधिक समावेशी बनाने का अर्थ है यह जांचना कि लिंग द्वारा समाजशास्त्रीय चर्चाओं को कैसे आकार दिया गया है, नारीवादी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए जो समाजशास्त्र को स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखता है। हममें से जो लोग रिफ्लेक्सिव आधुनिकता के लिए समर्पित हैं, उनके लिए समाजशास्त्र को समावेशी बनाने का कार्य इस बात पर प्रकाश डालना है कि समाजशास्त्रीय चर्चाएं अक्सर पितृसत्तात्मक, मध्यम वर्गीय, हिंदू और ब्राह्मणवादी होती हैं। जैसा कि रेगे 2003-41 ने कहा, एक बार हाशिए पर पड़े लोगों के अनुभवों को केंद्र में लाने के बाद बुनियादी विश्लेषणात्मक श्रेणियों पर पुनर्विचार करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब इस इकाई के अंत में समाजशास्त्र के लिए नारीवादी दृष्टिकोण पर अधिक चर्चा उत्पन्न करने के लिए प्रतिबिंब और कार्रवाई 10.2 अभ्यास को पूरा करें। समाजशास्त्र के बारे में मेरा दृष्टिकोण। परिचय। समाजशास्त्र एक अनुशासन के रूप में मानव समाज की जटिल और बहुआयामी प्रकृति, इसकी संरचनाओं, गतिशीलता और पेचीदगियों को समझने का लक्ष्य रखता है। एमिल दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने इस क्षेत्र की नींव रखी, विभिन्न सामाजिक घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान की। हालांकि उनके दृष्टिकोण काफी हद तक उनके समय के संदर्भों द्वारा आकार लेते थे, जो अक्सर मानव अनुभव के महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहर कर देते थे, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के। इस निबंध में मैं लिंग अंतर, भावनात्मक और तर्कसंगत द्वंद्वों और शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिभाषाओं की समावेशिता के बारे में कुछ समकालीन प्रश्नों पर विचार करूंगा।
इन प्रतिबिंबों के आधार पर मैं एक अधिक समावेशी समाजशास्त्र के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करूंगा जो सभी सामाजिक अभिनेताओं के विविध अनुभवों और योगदानों को पहचानता और महत्व देता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच प्राकृतिक अंतर। जब चर्चा की जाती है कि क्या महिलाओं और पुरुषों के बीच प्राकृतिक अंतर है, तो जैविक और सामाजिक निर्माणों के बीच अंतर करना आवश्यक है। जैविक रूप से प्रजनन प्रणाली, हार्मोनल प्रभाव और माध्यमिक यौन विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट अंतर है। हालांकि ये जैविक अंतर किस हद तक समाज में व्यवहार, योग्यता और भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बहस का विषय है। मेरे आसपास के वयस्कों के साथ बातचीत में राय अलग अलग थी। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि जैविक अंतर अनिवार्य रूप से अलग अलग भूमिकाओं और व्यवहारों को जन्म देते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए प्रसव और स्तनपान की क्षमता के कारण पालन पोषण की भूमिकाएं। दूसरों ने इस बात पर जोर दिया कि जैविक अंतर मौजूद होने के बावजूद उनका उपयोग सामाजिक असमानताओं को सही ठहराने या लिंग के आधार पर अवसरों को सीमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पारंपरिक रूप से जीव विज्ञान के लिए जिम्मेदार कई अंतर वास्तव में समाजीकरण और सांस्कृतिक अपेक्षाओं का परिणाम है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जबकि जीव विज्ञान एक भूमिका निभा सकता है, यह इन अंतरों की सामाजिक व्याख्या और सुदृढ़ीकरण है जो लैंगिक असमानताओं को बनाए रखता है। इस प्रकार समाजशास्त्र के बारे में मेरी दृष्टि इस धारणा को खारिज करती है कि प्राकृतिक अंतरों को सामाजिक भूमिकाओं को निर्धारित करना चाहिए और इसके बजाय लैंगिक अनुभवों को प्रभावित करने वाले सामाजिक निर्माणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महिलाएं और प्रकृति, पुरुष और संस्कृति। प्रकृति के साथ महिलाओं और संस्कृति के साथ पुरुषों का जुड़ाव एक गहरी जड़ें वाला द्वंद्व है जिसे विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आख्यानों द्वारा कायम रखा गया है। यह दृष्टिकोण बताता है कि प्रजनन और पालन पोषण में अपनी जैविक भूमिकाओं के कारण महिलाएं प्रकृति के अधिक निकट होती हैं, जबकि बौद्धिक, रचनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों में लगे पुरुष संस्कृति के साथ जुड़े होते हैं। वयस्कों के साथ इस पर चर्चा करते हुए कुछ लोग इस पारंपरिक दृष्टिकोण से सहमत थे। उनका तर्क था कि बच्चे पैदा करने और घर चलाने में महिलाओं की भूमिकाएं स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रकृति के दायरे से जोड़ती हैं। हालांकि अन्य लोगों ने इस द्वंद्व को चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह एक सांस्कृतिक निर्माण है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को सीमित करता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं ने संस्कृति, विज्ञान, राजनीति और हर दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो दर्शाता है कि वे प्रकृति के दायरे तक सीमित नहीं हैं। समाजशास्त्र के बारे में मेरी दृष्टि महिलाओं को प्रकृति और पुरुषों को संस्कृति के साथ जोड़ने के कठोर संबंध को अस्वीकार करती है। यह मानता है कि पुरुष और महिला दोनों ही संस्कृति और प्रकृति में समान रूप से योगदान करते हैं और उनसे आकार लेते हैं। यह दृष्टिकोण मानवीय अनुभवों की अधिक समग्र समझ को प्रोत्साहित करता है, भूमिकाओं की तरलता और लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए विविध गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को स्वीकार करता है। भावनात्मक महिलाएं, तर्कसंगत पुरुष। महिलाएं भावनात्मक होती हैं और पुरुष तर्कसंगत होते हैं। यह रूढ़ि एक और व्यापक विरोधाभास है जिसका लिंग संबंधों और सामाजिक अपेक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह रूढ़ि बताती है कि महिलाओं के अपनी भावनाओं से निर्देशित होने की अधिक संभावना होती है, जबकि पुरुषों को तार्किक और तर्कसंगत निर्णय लेने वाले के रूप में देखा जाता है। वयस्कों के साथ बातचीत में राय फिर से विभाजित थी। कुछ लोगों का मानना था कि महिलाएं जैविक कारकों जैसे कि हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण स्वाभाविक रूप से अधिक भावुक होती हैं। दूसरों ने तर्क दिया कि पुरुष और महिला दोनों ही कई तरह की भावनाओं का अनुभव करते हैं और सामाजिक मानदंड तय करते हैं कि वे उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पुरुषों को उदासी या डर जैसी भावनाओं को दबाने के लिए समाजीकृत किया जा सकता है, जबकि महिलाओं को उन्हें अधिक स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन रूढ़ियों को तोड़ना आवश्यक है। भावनाएं मानव अनुभव का एक मूलभूत पहलू हैं और स्वाभाविक रूप से लिंग आधारित नहीं है। तर्कसंगता और भावुकता सभी व्यक्तियों के भीतर सहअस्तित्व में हैं और दोनों ही सूचित निर्णय लेने और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के बारे में मेरा दृष्टिकोण इन रूढ़ियों को तोड़ने तथा मानव व्यवहार की अधिक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा देने की वकालत करता है, जो सभी व्यक्तियों की भावनात्मक और तर्कसंगत क्षमताओं को पहचानती है। सामाजिक दुनिया की शास्त्रीय परिभाषाएं।
शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने समाज की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में आधारभूत अंतर्दृष्टि प्रदान की। हालांकि उनकी परिभाषाओं में अक्सर मानवीय क्रियाकलाप और अंतःक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल नहीं किया जाता था, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित हाशिए पर पड़े समूहों से संबंधित पहलुओं को। चर्चाओं में कई वयस्क इस बात पर सहमत हुए कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत अक्सर इन समूहों के अनुभवों और योगदानों को अनदेखा करते हैं। उन्होंने बताया कि शास्त्रीय समाजशास्त्र का अधिकांश भाग पुरुषों के वर्चस्व वाले सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म पर केंद्रित है, जबकि निजी क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है, जहां महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। समाजशास्त्र के बारे में मेरी दृष्टि समाजशास्त्रीय जांच के दायरे को व्यापक बनाकर मानवीय क्रियाकलाप और अंतःक्रिया के सभी भागों को शामिल करके इन चुकों को संबोधित करना चाहती है। इसमें घरेलू श्रम, देखभाल और पारंपरिक रूप से महिलाओं से जुड़ी अन्य गतिविधियों के महत्व को पहचानना शामिल है। इसमें बच्चों के अनुभवों को स्वीकार करना भी शामिल है, जिनके दृष्टिकोण को अक्सर समाजशास्त्रीय शोध में अनदेखा कर दिया जाता है। समाजशास्त्र में समावेशिता। समावेशी समाजशास्त्र वह है जो सभी सामाजिक अभिनेताओं के विविध अनुभवों और योगदानों को पहचानता है और उन्हें महत्व देता है। इसमें पारंपरिक सीमाओं और पदानुक्रमों को चुनौती देना शामिल है, जिन्होंने कुछ समूहों को हाशिए पर रखा है और उनके दृष्टिकोणों को समाजशास्त्रीय विश्लेषण में शामिल किया है। कई वयस्कों ने एक ऐसा समाजशास्त्र देखने की इच्छा व्यक्त की जिसमें महिलाओं और बच्चों द्वारा कब्जा किए गए सामाजिक स्थान शामिल हों और महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित हो। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा दृष्टिकोण समाज की अधिक व्यापक समझ प्रदान करेगा और असमानता और अन्याय के मुद्दों को संबोधित करने में मदद करेगा। समाजशास्त्र के बारे में मेरी दृष्टि इस समावेशिता को अपनाती है। यह पहचानता है कि महिलाओं, बच्चों और अन्य हाशिए के समूहों के पास अद्वितीय अंतर्दृष्टि और अनुभव हैं जो समाज की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण में न केवल इन समूहों को समाजशास्त्रीय शोध में शामिल करना शामिल है, बल्कि अनुशासन में उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं, सिद्धांतों और विधियों पर पुनर्विचार करना भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे समावेशी हैं और विविध अनुभवों को दर्शाते हैं। निष्कर्ष में समाजशास्त्र के बारे में मेरी दृष्टि वह है जो मानव समाज की अधिक समावेशी और समग्र समझ को अपनाने के लिए पारंपरिक सीमाओं और रूढ़ियों को पार करती है। यह पहचानता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर हो सकते हैं, लेकिन इनसे सामाजिक भूमिकाएं निर्धारित नहीं होनी चाहिए या असमानताओं को उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह महिलाओं को भावनात्मक और पुरुषों को तर्कसंगत तथा महिलाओं को प्रकृति और पुरुषों को संस्कृति से जुड़े होने के द्वंद्व को चुनौती देता है, मानवीय अनुभवों की तरलता और विविधता को पहचानता है। इसके अलावा यह दृष्टि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिभाषाओं की सीमाओं को स्वीकार करती है और मानव क्रिया और अंतःक्रिया के सभी भागों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करने के लिए अनुशासन के दायरे का विस्तार करना चाहती है। ऐसा करके समाजशास्त्र समाज की अधिक व्यापक और न्यायपूर्ण समझ प्रदान कर सकता है, जो अंततः एक अधिक न्यायसंगत दुनिया में योगदान देता है। 10.6 भारत में नारीवादी विमर्श। भारत में नारीवादी चर्चाएं विवाह और पारिवारिक संरचनाओं की आलोचना पर केंद्रित रही हैं। 20वीं सदी के पिछले 30 वर्षों में नारीवादियों ने न केवल विश्लेषण किया है कि महिलाओं पर कैसे अत्याचार किया जाता है, बल्कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में इन मुद्दों को संबोधित करने और बदलने के तरीके भी खोजे हैं। समाजवादी नारीवादियों ने यौन, आर्थिक और नस्लीय उत्पीड़न के बीच संबंध पर जोर दिया है। हिंसमैन जैसे विद्वानों ने समाजवादी नारीवादी दृष्टिकोण से विवाह, परिवार और समुदाय की आलोचना की है, यह महसूस करते हुए कि पहले की वामपंथी आलोचनाएं पर्याप्त नहीं थीं। जॉन ने परिवार और विवाह की ऐतिहासिक रूप से जांच की है, यह दिखाते हुए कि 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने विधवाओं और बाल वधुओं जैसे विषयों के माध्यम से परंपरा की आलोचना कैसे की। भारत में नारीवादियों ने दलित और निचली जाति की महिलाओं की आलोचनाओं को भी उजागर किया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन के गठन ने जाति आधारित असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और व्यापक नारीवादी आंदोलन के भीतर दलित महिलाओं के दृष्टिकोण की अदृश्यता को चुनौती दी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और कानूनी असमानताएं प्रमुख विषय रहे हैं, लेकिन भारतीय नारीवादी अब विवाह और पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, खास तौर पर कामुकता और लिंग संबंधों पर टकराव के बारे में।
10.7 निष्कर्ष। हम फेरी, मार्क्स, लॉबर और हेसर के एक उद्धरण के साथ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि नारीवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में लिंग को दृश्यमान बनाना है, यह सवाल करना कि महिलाओं और पुरुषों के लिए सामाजिक प्रक्रियाएं, मानक और अवसर कैसे और क्यों भिन्न हैं। यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि लैंगिक असमानता अन्य प्रकार की असमानताओं से निकटता से जुड़ी हुई है। लिंग लेंस के माध्यम से देखने में दो कार्य शामिल हैं: समाजशास्त्रीय शोध और सामाजिक जीवन में लिंग के बारे में मान्यताओं को चुनौती देना और यह दिखाना कि सामाजिक दुनिया को व्यवस्थित करने में केंद्रीय लिंग धारणाएं कैसे बनी रहती हैं, चाहे उनकी अनुभवजन्य वास्तविकता कुछ भी हो। ये कार्य वर्तमान समाजशास्त्रीय प्रथाओं के साथ संरेखित हैं। दुनिया भर में उच्च शिक्षा संस्थान समाजशास्त्र के अनुशासन में परिवर्तनों को दर्शाते हुए लिंग सिद्धांत और अनुसंधान को अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक अलग नारीवादी पद्धति की वकालत करने के बजाय मुख्यधारा के सामाजिक विज्ञानों के भीतर नारीवादी अनुसंधान को शामिल करने के लिए तर्क देना संभव है। लिंग अध्ययन अब समाजशास्त्रीय शोध में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण ने न केवल पारंपरिक समाजशास्त्र में महिलाओं के अनुभवों और लिंगवाद को उजागर किया है, बल्कि नए विषयों और अवधारणाओं को भी पेश किया है। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या नारीवादी दृष्टिकोण समाजशास्त्र में प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। के मायर्स एट अल द्वारा संपादित नारीवादी नींव, समाजशास्त्र को बदलने की ओर जैसी रचनाएं ऐसे दावे करती हैं। कोई सहमत हो या असहमत, यह स्पष्ट है कि नारीवादी शोध अधिक समावेशी हो गया है, जिसमें विभिन्न जातियों, उम्र, रंग, संस्कृतियों और इतिहासों की महिलाओं के विविध अनुभवों और दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है। इस समावेशिता ने लिंग संबंधों के मूल्यवान विश्लेषणों को जन्म दिया है, जो अक्सर नस्लवाद, जातीयतावाद और सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के मुद्दों से जुड़े होते हैं। नारीवाद अब एक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक वास्तविकता को कैसे माना और निर्मित किया जाता है, इसमें व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं।